हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। तो देखिए हमारी जो सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम है उसकी दो शिफ्ट हो चुकी है, जिसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी की एग्ज़ाम जीके की हो चुकी है, जो कि कल 7 सितंबर को थी और आज 8 सितंबर को सेकंड जो पेपर था, जैसे हिंदी वालों का इनका कल एसएसटी का भी था और जीके का भी था फर्स्ट पारी में, है ना। तो वो देखिए बहुत सारे चैनल ने अपलोड कर दिए हैं, उसके क्वेश्चन पेपर आप सभी ने देख भी लिए होंगे। देखिए उनके आंसर की जब तक आरपीएससी की ऑफिशियल जो साइट है उस पर नहीं आ जाती तब तक हम नहीं मान सकते, क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़े से टिपिकल थे। फर्स्ट पेपर का मॉडरेट था, लेकिन सेकंड पेपर जो एसएसटी का पेपर था उसमें क्वेश्चन बहुत ही लेंदी और थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने वो अपलोड नहीं किया। अगर आप कहेंगी तो मैं अपलोड कर दूंगी, वो भी मेरे पास है क्वेश्चन पेपर। तो आंसर की देखिए कई बार क्या होता है, कई क्वेश्चन जो है आरपीएससी से और हमसे मैच नहीं हो पाती हैं, तो इस वजह से काफ़ी सारे बच्चों का फिर मोरल डाउन हो जाता है कि हमारे इतने क्वेश्चन आंसर सही हो रहे थे, तो ऐसा है इसलिए। बाकी जो हम कर रहे थे टेस्ट सीरीज वो हम करने वाले हैं, इनसे क्वेश्चन आने के 100% चांस है। मैं अपनी उसकी नहीं कह रही, देखिए पिछले जो भी क्लासेस मैंने अपलोड किए उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन कल के पेपर में आए हैं, इसीलिए मैं दावे के साथ कह रही हूँ आपको प्लीज प्लीज उनको जरूर देखेगा, क्योंकि मैंने मैच किए हैं काफी सारे क्वेश्चन जो पेपर मैंने अपलोड किए हैं उनसे आए हैं, तो प्लीज उनको जरूर देखेगा। और बिना टाइम वेस्ट किए अभी ग्रुप सी और डी की एग्जाम बची हुई है जीके की, तो उसके लिए और अपलोड किए जा रहे हैं आपके सामने, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए पहला प्रश्न है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति पूछी है। तो देखिए जो भौतिक प्रदेश की है उनके उत्तर से दक्षिण अगर अवस्थिति पूछे तो उत्तर में शेखावाटी आ गया, लूनी बेसिन, विंध्यन क्षेत्र और माही का मैदान। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, भौगोलिक रूप से उत्तर दक्षिण दिशा में यही इसका सही क्रम हो जाएगा, शेखावाटी, फिर लूनी का बेसिन, फिर विंध्यन श्रेणी और लास्ट में माही का मैदान। तो ये चीजें जो आती है, शेखावाटी में आप सभी को पता है इसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू जिले आते हैं और थार मरुस्थल के पूर्वी भाग में ये स्थित है शेखावाटी। वहीं लूनी बेसिन अगर देखें तो ये पश्चिमी राजस्थान में है, जिसे जहां पर क्या होती है, लूनी नदी बहती है और ये अरावली से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है। इस क्षेत्र में अगर देखें तो देखिए क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं जो डिटेल आपको बता रही हूँ उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई है, क्योंकि जो मैंने करवाए हैं उनमें से क्वेश्चन आए हैं। तो पाली, जोधपुर, बाड़मेर और नागौर जो है वो लूनी बेसिन में आते हैं। वहीं विंध्यन श्रेणी में अगर देखें तो ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में है और इसमें मोस्टली जो कोटा, बारा, झालावाड़ वाले जिले जो हैं हाड़ौती वाले वो इसमें आते हैं। तो ये विंध्यन श्रेणी जो है वो चट्टान और तलछट से बनी हुई है। लास्ट में आती है हमारी माही का मैदान। माही का मैदान वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है और इसमें जिले आते हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाले, कुछ भाग चित्तौड़गढ़ का भी आता है और फिर माही नदी यहाँ बहती है और गुजरात की ओर यहाँ से निकल जाती है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोपेन की वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है। देखिए जो कल का पेपर है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं ज्यादा पूछा गया है, कौन सा नहीं है, और जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है, जैसे ये वाले क्वेश्चन पहले वाला क्वेश्चन था ऐसे दे दिए है ना। तो इनमें जो दिया गया है कौन सा किसका प्रकार है उसी तरीके को क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं। तो एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है, तो देखिए बांसवाड़ा में पाई जाती है, झालावाड़ में, डूंगरपुर में, बूंदी में नहीं पाई जाती है। कल भी इस तरीके के क्वेश्चन आए थे। एडब्ल्यू मतलब उष्ण कटिबंधीय शुष्क शीतकालीन मानसूनी जो वर्षा होती है वो पाई जाती है और मोस्टली दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और कहाँ पर, झालावाड़ में हो गया, बूंदी में ये नहीं पाई जाती है। वर्षा जरूर कल भी पूछा था, 40 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वो किन जिलों से होकर गुजरती है। तो देखिए 80 से 100 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है, कितने, 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है, दक्षिणी जिले हैं इसमें। और एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु जिसको क्या बोलते हैं, सवाना प्रकार की जलवायु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां मिलती है। तो मांडलगढ़ त्रिवेणी में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, बेड़च, बनास और मैनाल नदियां जो है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में
त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी जो संगम वो बेड़च, बनास और मेनाल बनाती है। बेड़च जो है वो मेनाल की सहायक नदी है, तो ये ध्यान रखना है। सहायक नदियां भी कल के पेपर में पूछी थी। तो इनके जो संगम है ये बेड़च, बनास और मेनाल नदियां बनाती हैं। ठीक है। गंभीरी और कोठारी जो है वो अन्य क्षेत्रों में बहती है। लूनी पश्चिमी राजस्थान में बहती है। तो ये सभी का मैंने बता दिया आपको। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी घास नहीं पाई जाती है, ये कल के पेपर में क्वेश्चन था। ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी घास जो है वो नहीं पाई जाती, तो सेवण, करड़। ये देखिए ये क्वेश्चन आया था, सेवण, करड़ और जो धामण है वो क्या है। तो ये एक प्रकार की घास है। तो पश्चिमी राजस्थान में सालर प्रकार की घास नहीं पाई जाती है, बल्कि वृक्ष जो है बोलवेलिया सेराटा है, जो कि पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाया जाता है। सालर क्या है, एक प्रकार का वृक्ष है। ठीक है। सेवण, धामण और करड़ जो है वो पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये कल का क्वेश्चन था। अगला है, निम्नलिखित में से सुमेलित हमको करना है। एक तरफ फसल देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत आए थे, है ना। तो एक तरफ गेहूं दे रखी है, वो सॉरी फसल दे रखी है, और एक तरफ उत्पादक दे रखे हैं। ये भी क्वेश्चन ऐसे आए थे कल पेपर में। तो गेहूं का सबसे उत्पादक जिला अगर देखें तो वो है श्री गंगानगर। बाजरा का देखें तो बाजरा में अलवर है, और चावल में बूंदी, और मक्का में क्या हो जाएगा आपका, मक्का में भीलवाड़ा हो जाएगा। तो राइट आंसर अगर हम देखें इसका तो 3, 1, 4 और 2 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट है, खेरी तथा लोही नस्लें हैं। कल कांकरेज का भी एक क्वेश्चन आया था। कांकरेज गाय की जो कि सबसे ज्यादा दूध देती है, और जिसे बहुत उत्तम किस्म के बैल जो है वो पैदा होते हैं, तो उसका क्वेश्चन आया था। अब देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था, जितने भी पशु हैं जैसे कि गाय, बैल, भेड़, बकरी, सॉरी गाय, भेड़, बकरी, भैंस, इनके तो डेफिनेटली आपको याद करके जाने हैं, नस्लें याद करनी है, और नस्लों में जो उनकी विशेषताएं हैं वो याद करनी है। तो खेरी और लोही नस्लें जो हैं वो किसकी नस्लें हैं, तो भेड़ और बकरी की नस्लें हैं खेरी और लोही। खेरी जो है ऊन, और लोही जो है मांस, दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। ये नस्लें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्या करती है, मजबूत करती है। तो खेरी नस्ल की जो भेड़ है वो ऊन देती है, और लोही जो है वो मांस और दूध के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग राजस्थान में कृषि आधारित उद्योग पर आधारित नहीं है, पूछा है। तो कौन सा है जो कि कृषि आधारित उद्योग नहीं है। ठीक है। तो कपड़ा, आप सभी को पता है कपास से कपड़ा बनता है, रबड़ उद्योग, चमड़ा उद्योग, लेकिन सीमेंट उद्योग जो है वो कृषि पर आधारित उद्योग नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्तियों पर प्रति वर्ग किलोमीटर कम पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन कल के पेपर में देखा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 100 पुरुष व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में कम वाले जिलों में कौन कौन से जिले आते हैं। जैसलमेर में 17 आता है, बाड़मेर में 92, और जोधपुर में अगर देखें, जोधपुर में 161 आता है। तो जैसलमेर और बाड़मेर तो सही हो जाएगा। तीसरा आपके सामने बीकानेर है, तो बीकानेर में कितने आती है, 70। और तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जोधपुर में 161 है, और यहाँ पर पाली दिया गया है, तो पाली का अगर देखें तो 159 है। तो 100 से अधिक है, इसलिए ये श्रेणी में नहीं आते हैं। कौन कौन से, पाली और जोधपुर। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं, तो राजस्थान में टोटल अगर देखें तो 9 विश्व धरोहर स्थल हैं। ये यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। 6 पहाड़ी किले हैं इसमें, जैसे कि चित्तौड़गढ़ का किला हो गया, एक तो कुंभलगढ़ का किला हो गया, ये भी मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। रणथंभौर का किला हो गया जो कि सवाई माधोपुर में है। जैसलमेर का किला हो गया, आमेर का किला, और गागरोन का किला। ये 6 किले हैं जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसके अलावा जयपुर का जंतर मंतर हो गया, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो गए। तो ये जो हैं वो क्या इसमें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो टोटल 9 जो है वो विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कौन सा कथन सही है, पूछा है। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। अगला है, बैराठ एक शहरी संस्कृति का केंद्र था।
ठीक है। कालीबंगा लोह युगीन सभ्यता का उदाहरण है, बिल्कुल सही। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना और तांबे की वस्तुएं बनाना था। तो कौन सा सही है पूछा है ना, तो यही जो है हमारा सही है। गणेश्वर सभी को पता है एक उत्खनन स्थल है। गणेश्वर कहाँ से उत्खनित हुआ था, तो नीम का थाना सीकर में पड़ता है, रेवासा गांव में खंडेला की पहाड़ियों से एक ताम्र युगीन सभ्यता है। उसी के साथ में बैराठ के लिए बोला है कि एक शहरी संस्कृति का केंद्र था। देखिए बैराठ जो है वो जयपुर में है, तो बैराठ सभ्यता के लोग जो है वो पूर्णतः ग्रामीण संस्कृति के थे, ना कि शहरी संस्कृति के। अब बोला है कालीबंगा जो है वो लोह युगीन सभ्यता का उदाहरण है। तो देखिए कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है और ये सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और एक ये कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, तो राइट यही हो जाएगा। आहड़ सभ्यता जो है वो ताम्र युगीन सभ्यता है, जिसको आघाटपुर और आघाटदुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, और ये यहाँ से ताम्र धातु जो है वो अधिक मात्रा में प्राप्त हुई है। तो डी ऑप्शन सही होगा। आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का हमको चयन करना है। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, तो देखिए बिल्कुल जानते थे। अभी हमने देखा ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। देखिए चावल से आहड़वासी जो लोग हैं वो परिचित नहीं थे पूछा है, तो वो परिचित थे। देखिए चावल से मैंने पहले आपको करवाया था, वो चावल की खेती करते थे, आहड़वासी लोग हैं, तो चावल से वो परिचित है, क्योंकि हाँ अनाज पीसने की चक्की मिली है, चावल के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं, तो ये गलत हो जाएगा। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, तो धातु का काम बिल्कुल आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। तांबे की धातुएं बनाते थे। यहाँ से काले और लाल रंग के मृद भांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग के ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है, तो ये भी एकदम सही है। यहाँ से काले और लाल रंग के मृद भांड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा 2 नंबर का गलत हो जाएगा। 1, 3 और 4 सही है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब देखिए यहाँ से और क्या क्या चीजें मिली हैं, क्योंकि कल क्वेश्चन आया था आहड़ से रिलेटेड, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है पर मैंने पढ़ा था। एक तो ये आया था जहां मतलब वो लकड़ी के एक उसमें शवादान प्राप्त हुए हैं, कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं ना, और आहड़ का भी ये क्वेश्चन था। तो हमारे सामने आहड़ के लिए और चीजें मैं आपको बताऊं, यहाँ से नारी की खंडित मूर्ति मिली है, छपाई के ठप्पे मिले हैं, अनाज पीसने की चक्की मिली है। हाँ दूसर मृद भांड से संबंधित क्वेश्चन था एक। चित्रित बर्तन और तांबे के उपकरण मिले हैं, तांबे की कुल्हाड़ियां मिली हैं, और तांबे की बहुत सारे मुद्राएं मोहरे यहाँ से प्राप्त हुई हैं। अपोलो देवता का चित्रण यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें जो कि कहाँ से आहड़ सभ्यता से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, अजमेर के चौहान शासक के शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की थी, किसने की थी? तो देखिए ये चौहान शासक जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या की थी राजा बनने के लिए। तो जगदेव को चौहानों का क्या बोलते हैं? पितृहंता बोला जाता है, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालोर को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? तो एक क्वेश्चन ये जालोर के बारे में ये भी आया था कि इल्तुतमिश के समय जालोर का शासक कौन था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालोर को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब जालोर को जीता तो उसका नाम जलालाबाद रखा गया था। 1311 में जालोर दुर्ग को इन्होंने जीता था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव के जो सेनापति थे कौन, बीका दहिया, उनका सहयोग से जालोर दुर्ग पर इन्होंने अधिकार कर लिया था, क्योंकि बीका दहिया ने जो है वो कानड़ देव के साथ में क्या क्या था, उनको धोखा दिया था, है ना। तो अलाउद्दीन ने जालोर को जीतकर इसका नाम जलालाबाद रख दिया था। ये जानकारी, जो इस युद्ध की जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त हुई है कि अलाउद्दीन ने जो है वो जालोर पर आक्रमण किया था, तो ये कानड़ देव प्रबंध से हमें प्राप्त होती है, कानड़ देव प्रबंध से प्राप्त होती है। और वीरम देव सोनाग्रारी बात में ये कहा गया है कि जालोर पर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, 17वीं शताब्दी में सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था? तो इस समय मेवाड़ का शासक था जो कौन, महाराणा राज सिंह प्रथम थे। महाराणा राज सिंह प्रथम ने औरंगजेब के खिलाफ मारवाड़ के शासक अजीत सिंह का समर्थन किया था, और राठौड़ में सिसोदिया गठबंधन, इसको क्या बोलते हैं, राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कहा जाता है। तो ये इसमें राइट आंसर रहेगा महाराणा राज सिंह प्रथम।
1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? तो देखिए किसने जो है वो चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? चंद्रसेन का भाई था, ये था राम सिंह। राम सिंह जो है वो चंद्रदेव के भाई थे और उन्होंने कहां पर अकबर के दरबार में उपस्थित होकर उनसे चंद्रसेन के विरुद्ध जो है सहायता मांगी थी। चंद्रसेन एक ऐसे राजा थे जिन्होंने कि अकबर की यानी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और चंद्रसेन जो है वो किसके पुत्र थे? तो मालदेव के तीसरे पुत्र थे। मालदेव के तीसरे पुत्र थे। इनकी माता का नाम स्वरूप देवी थी और इनके कहने पर मालदेव ने अपने बड़े भाई राम सिंह और उदय सिंह को जो है उत्तराधिकार से वंचित कर दिया था। किसके कहने पर? स्वरूप देवी के कहने पर मालदेव ने। ठीक है, तो ये राम सिंह और उदय सिंह दोनों अकबर की शरण में चले जाते हैं और फिर जो है हुसैन कुली खां के नेतृत्व में मारवाड़ पर आक्रमण करने के लिए अकबर जो है सेना भेजते हैं। तो लेकिन चंद्रसेन को पीछे हटाना पड़ा, वे भद्राजून चले गए थे। तो ये क्वेश्चन कल एग्जाम में पूछा गया था कि चंद्रसेन जो है वो भद्राजून मतलब इससे रिलेटेड था, कुछ चंद्रसेन से रिलेटेड है। तो अकबर के दरबार में चंद्रसेन को बुलाया गया था लेकिन अकबर ने जो है इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, महाराणा प्रताप की ही जैसे। तो इनको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। बिथोड़ा नामक स्थान किससे संबंधित है? तो बिथोड़ा नामक स्थान जो है 1857 की क्रांति से संबंधित है। 8 सितंबर 1857 को ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की सेना ने जोधपुर के महाराणा तख्त सिंह के जो किलेदार हैं ओनड़ सिंह पंवार और लेफ्टिनेंट हितकोट की संयुक्त सेना के में जो है युद्ध हुआ था। बिथोड़ा पड़ता कहां पर है? पाली जिले में ये पड़ता है और इसमें कुशल सिंह चंपावत की विजय हुई थी। तो ये 1857 की क्रांति से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुए कृषकों के नरसंहार हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग से भी बढ़कर बताया है? तो ये हत्याकांड था नीमूचाणा हत्याकांड, जिसको गांधी जी ने जलियांवाला बाग से भी बढ़कर बताया था और ये हुआ था 14 मई 1925 को। इस पर क्या हुआ था कि नीमूचाणा गांव में किसानों की सभा चल रही थी, उसमें लगभग 800 किसान एकत्रित थे और उस पर गोलियां बरसा दी गई थी। इस सभा के कमांडर थे कौन? छज्जू सिंह ने गोलियां चलाने और गांव को जलाने के आदेश दे दिए थे। तो इस सभा को पर गोलियां चलाई किसने? छज्जू सिंह ने। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया था। तो मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय, आप देखिए शोभाराम कुमावत से एक क्वेश्चन कल आया था, है ना। मैं ये जो करवा रही हूँ इनको, मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए प्लीज, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं मेरे पढ़ाए हुए में से आए हैं और आप पिछले जो वीडियोज उनको उठा के देख लीजिएगा, आपको खुद विश्वास हो जाएगा। ठीक है, तो मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया था। कब किया गया था? 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया था। कौन से चरण में? जो कि पांचवा चरण था, संयुक्त वृहत राजस्थान और मत्स्य संघ को मिलाकर जो है वो बनाया गया था। ये कौन सी समिति थी? तो ये थी शंकर देव राय समिति। समिति से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कल। तो शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर ऐसा किया गया था। राजधानी जयपुर को बनाया थी। महाराजा प्रमुख भूपाल सिंह को बनाया गया था। राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय को बनाया गया था। तो मत्स्य संघ से संबंधित अगला है सुमेलित कीजिए। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना, राजस्थान सेवा संघ, मारवाड़ संघ और आधार सुधारणी सभा। तो देखिए किसकी स्थापना कब हुई थी? तो अगर हम देखें राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना तो ये हुई थी 1918 में। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? 1918 में। राजस्थान सेवा संघ 1919 में और मारवाड़ सेवा संघ 1920 में और आचार सुधारणी सभा 1910 में। तो याद रखना है राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में हुई थी जमुना लाल बजाज के प्रयासों से। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में होती है। किसके सहयोग से? विजय सिंह पथिक के सहयोग से। वहीं मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जो है वो हुई थी 1920 में और ये जोधपुर में की गई थी। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना। आचार सुधारणी सभा की स्थापना की गई थी 1910 में। धौलपुर में इसकी स्थापना हुई थी और इसके कार्यकर्ता कौन थे? यमुना प्रसाद शर्मा और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ठीक है,
अगला है भोगीलाल पांडा, हरदेव जैसी व शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी के क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंधित हैं। तो ये संबंधित है आपके डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित हैं। भोगीलाल पांड्या, हरदेव जोशी, गौरी शंकर लाल उपाध्याय और ये सभी किससे जो डूंगरपुर प्रजामंडल उससे संबंधित है। 1944 में वागड़ सेवा स्थापित किया था भोगीलाल पांड्या ने। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक देवता और उनकी माता से संबंधित नहीं है। अब देखिए लोक देवता और माताएं पूछ लिया, कल के पेपर में पूछा था लोक देवताओं की जाति पूछी गई थी। रामदेव जी, हड़बू जी, पाबू जी और गोगा जी, इनकी जाति पूछी गई थी। ठीक है, तो होप हो सकती है आगे इनकी माता पूछ ले, पिता पूछ ले, जन्म स्थान पूछ ले, कुछ भी पूछा जा सकता है। 7 सितंबर के पेपर में इनकी जातियां पूछी गई थी, कौन सा किस जाति से है। तेजा जी की माता का नाम क्या था? तो तेजा जी की माता का नाम था कौन सा? राम प्यारी नहीं था, राजकुंवरी। राजकुंवरी या राजकुंवरी इनको बोला जाता है। तो पहला ही ऑप्शन आपके गलत हो जाता है। बिल्कुल पाबू जी की माँ कमला दे थी, रामदेव जी की माँ मैणा दे थी और गोगा जी की माँ बाछल। बिल्कुल सही है, तो सारे सही हैं, पहला गलत हो जाएगा। 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रैण, शाहपुरा, सिंगथल, खेड़प्पा किस संप्रदाय के प्रमुख स्थल थे? तो ये किस संप्रदाय के? राम स्नेही संप्रदाय के। अब राम स्नेही संप्रदाय आप कहेंगे मैम आप तो सारे ही क्वेश्चन बता रहे, बेटा आया था। राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन आया था, मेरे पास पेपर है, मैंने देखा है। अगर आप कहेंगे तो मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। बाकी 1-2 आंसर इधर उधर होने के चांसेस हैं, मैं पहले ही आपको बता दूं। अगर आप कहेंगे कि मैम डाल दो तो मैं डाल दूंगी आपके लिए। राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है रैण, शाहपुरा, सिंगथल और खेड़प्पा, ये सारी चीजें, क्योंकि रैण शाखा मेड़ता सिटी में स्थित है। ठीक है, ये राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठें बताई गई हैं। रैण शाखा जो है वो मेड़ता सिटी में है, खेड़प्पा शाखा जोधपुर में है और शाहपुरा शाखा अगर देखें तो शाहपुरा तो जयपुर में है और सिंगथल जो है वो कहाँ पर? बीकानेर में पड़ता है। तो ये जो है वो राम स्नेही संप्रदाय की पीठें हैं। अगला है सुमेलित हमको करना है दानव दुर्ग, वन दुर्ग, एरण दुर्ग और पारिक दुर्ग। क्लियर दिख रहा है ना आपको? छोटा कर देती हूँ थोड़ा। एरण दुर्ग, धानव दुर्ग और एरण दुर्ग, वन, पारिक और दुर्ग। तो धानव दुर्ग कौन सा दुर्ग हो जाएगा? धानव दुर्ग आपके सामने हो जाएगा जैसलमेर का किला। धानव दुर्ग कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर का किला जो है वो एक प्रकार का कैसा दुर्ग है? धानव दुर्ग है। ठीक है, अगला है वन दुर्ग। तो वन दुर्ग में हो जाएगा आपके शिवाणा का दुर्ग। वन दुर्ग कौन सा है? शिवाणा का दुर्ग। एरण दुर्ग कौन सा है? तो एरण दुर्ग आपके सामने हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का दुर्ग और भरतपुर का किला तो पारिक दुर्ग है ही, है ना। तो ये सारे दुर्ग आपको याद रखने हैं। देखिए मैं आपको अच्छे से बता दूं, कौटिल्य ने जो है ना, किसने? कौटिल्य ने दुर्गों को 4 भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन से दुर्ग थे वो? ओदक दुर्ग थे, जो पार्वत दुर्ग, दानव दुर्ग और वन दुर्ग, ये 4 दुर्ग थे। ये 4 दुर्गों में इनको डिवाइड किया। अब ओदक दुर्ग में कौन कौन से दुर्ग आते हैं? ओदक दुर्ग या फिर हम उसको जल दुर्ग बोलते हैं ना। तो इसमें जैसे गागरोण का दुर्ग है वो ओदक दुर्ग माना जाता है, जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो। वहीं शेरगढ़ बारा वाला दुर्ग आता है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ का दुर्ग आता है। ठीक है, तो ये आ गए आपके ओदक या जल दुर्ग में। अब आता है दानव दुर्ग। तो दानव दुर्ग जो कि मरुस्थलीय भूमि या रेतीले भाग से हुआ है, तो वो कौन सा दुर्ग हो गया? जैसलमेर का किला ही ऐसा है जो कि चारों तरफ किससे घिरा हुआ है? रेतीली मिट्टी से। जूनागढ़ बीकानेर का किला हो गया, भटनेर हनुमानगढ़ का किला हो गया, नागौर का दुर्ग हो गया। तो ये दानव दुर्ग में आते हैं। अगला अगर देखें तो पारिक दुर्ग जो चारों तरफ से गहरी खाई से गिरे हो, जैसे लोहागढ़ का भरतपुर का दुर्ग हो गया। कौन सा? पारिक दुर्ग हो गया। उसी के साथ में लोहागढ़ का भरतपुर का हो गया, जूनागढ़ बीकानेर का किला हो गया। तो ये पारिक दुर्ग में आते हैं। एक आता है परिधि दुर्ग। तो परिधि दुर्ग जो चारों तरफ उसके परकोटा बना हुआ, जैसे चित्तौड़गढ़, जालौर का दुर्ग, ये परकोटा दुर्ग आ गए। एक आता है वन दुर्ग। अब वन दुर्ग में कौन से दुर्ग आएंगे? जो कि आसपास कांटेदार झाड़ियों से निर्मित होते हैं, मतलब उसके आसपास, जैसे शिवाणा को हो गया, रणथंभौर सवाई माधोपुर का हो गया। तो ये आएंगे वन दुर्ग के अंतर्गत। ठीक है,
गिरिदुर्ग में जो पहाड़ी पर निर्मित होते हैं, जैसे राजस्थान के मोस्टली दुर्ग गिरिदुर्ग ही हैं। मेहरानगढ़ हो गया, कुंभलगढ़ हो गया, अजमेर का तारागढ़ हो गया, शिवाणा दुर्ग, बालोतरा हो गया। तो ये सारे दुर्ग जो हैं वो कौन से हो गए? गिरिदुर्ग हो गए। ठीक है, सारे दुर्गों के आपको याद रखने हैं। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? कल पूछा था, कौन एक व्यक्ति का नाम दिया था, वो कौन सी चित्र शैली से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था ना। तो कौन सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? किसका? राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन करने वाले थे आनंद कुमार स्वामी, जो कि सबसे पहले इन्होंने चित्रकला का क्या किया था? विभाजन किया था। तो इनको राजस्थान में चित्रकला का वो आधुनिक जनक तो किसको कहा जाता है? कुमारलाल मिश्री को कहा जाता है, इनको नहीं। इन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया था ना। और क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले राजस्थान में चित्रकला के आधुनिक जनक कौन कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं कुंदन लाल मिस्त्री। ठीक है, ध्यान में रखनी है। अगली है, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। बेणेश्वर जो में मेला भरता है, बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। यहाँ पर जो है वो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में भरता है और ये बहुत बड़ा मेला होता है, माघ महीने में भरता है, तो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है, कब पहनी जाती है मोठड़े की पगड़ी? तो मोठड़े की पगड़ी जो है वो विवाह उत्सव पर पहनी जाती है। देखिए, मौसम और उसके हिसाब से, उत्सव के हिसाब से अलग अलग तरीके की पगड़ी पहनी जाती है। जैसे सावन में लहरिया पहना जाता है, विवाह पर मोठड़ा पहना जाता है, दशहरे पर मद्दील पहनी जाती है, मद्दील की पगड़ी, और होली पर फूल पत्ती वाली पगड़ी पहनी जाती है। सफेद पगड़ी सोक पर पहनी जाती है, हरी सावन में खाकी शिकार पर जाते समय पगड़ी पहनी जाती है। तो ये सारी अलग अलग तरीके की पगड़ियां हैं। पटेला, बिछिया और लालल क्या है? तो पटेला, बिछिया और लाला राजस्थान के क्या है? लोकगीत। और आप दोबारा कहेंगे, लोकगीत से कल क्वेश्चन आया था बेटा कि जो विवाह के उत्सव पर कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं। जैसे कि एक था सीठने था और दो और थे, उसमें एक था कालबेलिया। तो कालबेलिया विवाह के उत्सव पर नहीं गाया जाता है। तो ये भी क्या है? लालर, बिछिया, ये लोकगीत है। कहाँ के? मेवाड़ के लोकगीत हैं ये। ठीक है, मूमल हो गया, झोरावा होगा, गुड़ला हो गया, तो ये मारवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं। ठीक है, अगला है, एक क्वेश्चन ये था कि बच्चे के जन्म के 10वें दिन कौन सा उत्सव मनाया जाता है? ठीक है, आप क्या करेंगे? इसको कमेंट करके बताएंगे कौन सा मनाया जाता है ना। अगला है, बीकानेरी, बागड़ी, शेखावाटी, मेवाड़, खैराड़ी, गोगावाड़ी, थल्ली, नागौर, देवड़ावाड़ी, ये सब भी आदि उपबोलियां किसकी उपबोली हैं? तो ये उपबोली हैं किसकी? मारवाड़ी की उपबोली हैं। ये सारी ही उपबोली किसकी होंगी? मारवाड़ी की। अगला है, पशु पक्षियों के किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है? तो पशु पक्षियों को चित्रण स्थान मिला है बूंदी चित्र शैली में। बूंदी और कोटा स्कूल विशिष्ट रूप से हरे भरे वनस्पति और चित्र शैलियों के लिए ही जानी जाती है। यहाँ पर जंगल, जल जैसी गहरी पहाड़ हो गए, इनका चित्रण किया जाता है। राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित कथनों पर हमको विचार करना है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अब दोबारा आप कहेंगे, राज्यपाल का कल क्वेश्चन ये था कि राज्यपाल का कौन से संशोधन के तहत ये कहा गया था कि राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल बन सकता है एक व्यक्ति। तो कल ये क्वेश्चन था बेटा एग्जाम में। ठीक है, तो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल डेफिनेटली हो सकता है। ये कहाँ कब कहा गया, कौन से अनुच्छेद और कौन से संशोधन के तहत आया था? तो ये क्वेश्चन था कल। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर अगर देखें हम तो एक तीसरा नंबर का गलत हो जाएगा। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 में जो है वो राज्यपाल की अर्हताएं शामिल होती है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो उसने, और वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श से करते हैं। तो ये जो है कि क्या कि वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखती हो,
ये ऐसा नहीं है। राजस्थान में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें राजस्थान विधानसभा के विशेष अभिभाषण नहीं दिया था? किसने नहीं दिया था विशेष अभिभाषण? तो निर्मल चंद जैन ने, ये एक कार्यवाहक राज्यपाल थे और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान विधानसभा में कोई भी विशेष अभिभाषण नहीं दिया था। इनको इस पद पर रहते हुए निधन हो गया था, इसलिए जो है बाकी विकल्पों में अगर देखें तो राज्यपाल के कार्यकाल विधानसभा में विशेष रूप से इन्होंने संबोधन किया था, लेकिन निर्मल चंद जैन ने कोई संबोधन नहीं किया था। राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर बना रहता है किसके प्रसाद पर्यंत? तो राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। निम्नलिखित में राजस्थान के मुख्यमंत्रियों का कालक्रम पूछा गया है, तो कौन से? ये भी कल था कि उप मुख्यमंत्री थे एक साइड और एक तरफ मुख्यमंत्री थे। कौन किसके समय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ऐसा था, ठीक है। तो इनका कालक्रम पूछा है ना। तो कालक्रम अगर हम देखें तो भैरू सिंह शेखावत जी का कालक्रम 1977 से लेकर 1980 था, ठीक है। 1977 से 80 लिख लेते हैं यहाँ पे। अगला है वसुंधरा देवी राजे। तो वसुंधरा देवी राजे का 2003 से लेकर के 2008 तक था, 3 से 8। अगले हैं जयनारायण व्यास। तो जयनारायण व्यास का 1951 से लेकर के 1952 में जयनारायण व्यास हो गए। हरदेव जोशी का 73 से 77 हो गया। और बचे कौन? हीरालाल शास्त्री का सबसे पहले थे तो 49 से 51। तो सबसे पहले तो क्या आएगा आपका? हीरालाल शास्त्री जी आ जाएंगे। तो ये किस में दिए गए हैं? इसमें दिए गए हैं। उसके बाद में जयनारायण व्यास का कब था? 51 से 52 था। अगला है जयनारायण व्यास हो गया। हरदेव जोशी जी का 73 से 77 बता दिया मैंने। और उसके बाद में आते हैं आपके भैरू सिंह शेखावत और लास्ट में आती है वसुंधरा राजे। तो ये ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग संबंध में गलत कथन है? कौन सा राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में गलत कथन पूछा गया है? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में हमको गलत कथन छाटना। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। बिल्कुल 22 दिसंबर 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। गलत कथन पूछा है ना। प्रारंभ में इसमें अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे। तो इसमें देखिए प्रारंभ में अध्यक्ष सहित कितने? 1 अध्यक्ष था, 2 सदस्य थे। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में इसमें 4 सदस्य थे, 3 थे। देखिए 4 नहीं होंगे ना, यहाँ 4 पूछा गया। 1 अध्यक्ष था और 2 सदस्य थे। वर्तमान में कितने हैं? 8 है। 1 सदस्य, 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य हैं। तो बी तो गलत हो जाएगा, ए सही है। 1951 में गलत ही तो पूछा है, तो बी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। 1951 में राष्ट्र प्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य विनियमित पारित किए गए। मुख्य न्यायाधीश A.K. घोष द्वारा अध्यक्ष बनाया गया था। बिल्कुल सही है। तो प्रथम जो है अध्यक्ष कौन थे? A.K. घोष थे। कौन सी समिति थी? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ? अजमेर था। तो प्रारंभ में इसमें 3 सदस्य थे, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। अगला है राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्न पदाधिकारियों पर विचार हमको करना है। एक तरफ मुख्य सचिव, उप सचिव, अतिरिक्त सचिव और शासन सचिव। पदाधिकारियों में सबसे बड़ा कौन सा है पूछा है? तो देखिए मुख्य सचिव सबसे पहले आएगा, उसके बाद में शासन सचिव आएगा, उसके बाद उप सचिव आएगा और लास्ट में अतिरिक्त सचिव आएंगे। तो ये 1, 4, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी में है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सत्य कथन नहीं है पूछा है। कौन सा जो है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? तो आयोग के मई 2000 में पूर्णतः कार्य करना शुरू कर दिया था। तो देखिए आयोग ने मार्च 2000 में कार्य करना प्रारंभ किया था, मई में नहीं। तो ये छोटी सी मिस्टेक की वजह से होगा, तो पहला गलत हो जाएगा। अगला है आयोग ने पूर्णकालिक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। तो बिल्कुल आयोग में पूर्णकालिक 1 अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य, ये सही है। अगला है आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायाधीश और पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। जुलाई 2000 से जुलाई 2005 तक न्यायाधीश A.S. गोदारा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं। तो तीनों सही हैं। 1 नंबर का गलत हो जाएगा, 2, 3 और 4 सही हैं। तो देखिए ये जो
नियुक्ति हुई थी कि इसमें सेवानिवृत्त या न्यायाधीश हो सकते हैं, तो 2019 में संशोधन हुआ था, उसके बाद में इसमें ये नियुक्ति हो सकती है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? अनुसूची 11वीं जो है वो पंचायतों से संबंधित है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या है? तो तीसरी अनुसूची में शपथ से संबंधित प्रावधान है। चौथी में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। और 10वीं अनुसूची जो कि 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी, इसमें संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताएं दी गई हैं। ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद किस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्रदान किया गया था? तो इसमें प्रदान किया गया था राम राज्य परिषद को, जो कि दूसरी बार क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। प्रथम बार आम चुनाव जो है वो कब हुआ था? 1952 में हुआ था। ठीक है। तो 1952 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था जिसमें 160 सीटें थी, और इसमें मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। 139 सीटें जो है वो सामान्य से थी, 16 एससी की थी, 5 एसटी की थी, तो टोटल 160 सीटें थी इसमें। तो इसमें जो है क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि राजनीति द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त किया था, राम राज्य परिषद ने सब द्वितीय स्थान प्राप्त किया था इसमें। राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़कर चुनिए और क्या करना है? सही गलत बताना है। ठीक है। अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जब सदन तय करेंगे। किससे संबंधित है? राजस्थान विधानसभा से संबंधित है। तो बिल्कुल अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि से होगा जिस समय सदन तय करेगा। उस तिथि की सूचना राज्यपाल के प्रत्येक सदस्य को भेजेगा। बिल्कुल प्रत्येक सदस्य राज्यपाल को भेजेगा, ऐसा होगा। मैंने बोल दिया और आपने मान लिया है ना बेटा, दोनों ही गलत हो जाएंगे यहाँ पे आपके। देखिए 178 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों के मध्य में से ही विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निर्वाचन उस तिथि से होगा, राज्यपाल प्रत्येक सदस्य को देगा। अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होने के बाद उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। ठीक है। तो ये जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं ये इसमें जो दिए गए हैं ऐसा नहीं होगा, तो दोनों कथन यहाँ गलत हो जाएगा। अब पहले मैंने क्यों ऐसा बोला? क्योंकि बच्चे क्या बोलेंगे, गलत तो हो ही नहीं सकता, एग्जाम में ऐसा तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं इसलिए। ठीक है। तो दोनों यहाँ गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पवनें सहारा मरुस्थल में प्रभावित नहीं होती? अब कल एक क्वेश्चन पवनों से संबंधित बता दूं। पछुआ पवनों का क्वेश्चन था कि पछुआ पवनें उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा था। अब क्वेश्चन है पवनें जो कि सहारा मरुस्थल से प्रभावित नहीं होती हैं, तो खमसिन, सिरोको और लेवेस जो है वो सहारा मरुस्थल से प्रभावित होती है। फोन जो है वो स्विट्जरलैंड में चलने वाली गर्म पवन है, तो ये जो है वो सहारा मरुस्थल से प्रभावित नहीं होती। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में मीथेन गैस की मात्रा बढ़ने के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो वायुमंडल में मीथेन गैस बढ़ने का मुख्य स्रोत कोयला का खनन है, आर्द्र और दलदली भूमि है, चावल और धान की खेती करना। तो ये सारी ही चीजें जो है वो क्या होगी, वायुमंडल में मीथेन गैस के प्रभाव को बढ़ाएगी, जो कि ग्रीन हाउस गैसों में सबसे छोटा जीवन काल होता है किसका? मीथेन गैस का। उपयुक्त सभी जो है वो राइट आंसर होगा। कौन सी नदियां भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम की ओर प्रभावित होती हैं? कौन सी नदियां हैं? तो देखिए ये नदियां हैं, ताप्ती हो गई, साबरमती होगी, पेरियार हो गई और आपके वैगनही शरावती होगी। ये नदियां जो हैं वो उपमहाद्वीप पश्चिम की ओर प्रभावित होती हैं। नर्मदा और ताप्ती दो बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ जल ले जाती हैं और क्या बनाती हैं? ज्वार नदमुख बनाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। साबरमती और माही गुजरात की दो नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर जल ले जाती हैं। ठीक है, तो इसमें नर्मदा भी आ जाएगा तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं कर्नाटक में जो है वो शरावती नदी पश्चिम की ओर जल ले जाती है जो कि कर्नाटक में बहती है, और केरल में जो है वो अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है। कौन? भरतुपा। ठीक है, ये भी पश्चिम की ओर जल ले जाती हैं। वैगई क्या है? अब देखिए वैगई नदी है वो तमिलनाडु में पूर्व की ओर जल ले जाती है। किसकी तरफ? पूर्व की ओर, तो ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है?
स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में जो हुआ था उसे क्या बोला जाता है? पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कल्याण, सोना, अर्जुन और प्रताप एक किस्म है। अब दोबारा आप कहेंगे कल भी पूछी गई थी, एक 117 कुछ ऐसा था किस्म थी किसकी, तो कल भी किसमें पूछी गई थी। अब देखिए ये क्या पता यही पेपर कल का पेपर आ जाए, है ना। तो प्लीज उसको ध्यान से आपको पूरा देखना है, ऐसे नहीं बीच में स्किप कर दिया। आपके पास टाइम नहीं है, आप स्पीड बढ़ा के देखिए, 2x 1.5x में करके देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप देखिए जरूर। गेहूं की किस्में अगर देखें तो गेहूं की किस्में में आपको कौन सा हो जाएगा? लरमा, रोजो, कल्याण, सोना, सोनालिका, अर्जुन, प्रताप, मुक्ता, ये सभी गेहूं की किस्में हो गई। राज 3077 बहुत महत्वपूर्ण है, गेहूं की एक नई किस्म है, तो इसमें जो है वो प्रोटीन अधिक पाया जाता है इस किस्म में। तो ये राज 3077 आपको याद रखनी है, गेहूं की किस्म है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के पर्वतीय राज्यों और उत्तरी पूर्वी राज्यों में निम्न जनसंख्या घनत्व है। अगला है उत्तरी भारत के राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ? बिहार में है। तो बिल्कुल दोनों ही ऑप्शन जो है वो आपके यहाँ सही नहीं है, दोनों ही ऑप्शन। उत्तरी भारत में राज्यों में बिहार में सर्वाधिक तथा सबसे बाद जो है वो कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में है वो जनसंख्या घनत्व जो है वो पाया जाता है। क्वेश्चन ध्यान से, कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, तो सही अगर हम देखें तो कौन सा है? और दोनों ही सही नहीं है ना, यहाँ पे सही तो है। उत्तरी पूर्व में जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, ज्यादा पाया जाता है बेटा उत्तरी भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन सा रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? तो कौन सा है जो कि रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? अरावली। अब अरावली का भी कल क्वेश्चन था, अरावली के बारे में हमको गलत उसमें से छांटना है कि अरावली प्राचीन है या नवीनतम पर्वतमाला है, अरावली जो है वो उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये ऐसा कुछ अरावली का क्वेश्चन था। तो रेजिवुड पर्वत का उदाहरण कौन सा है? अरावली जो है इसका उदाहरण माना जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा हिंद महासागर की नहीं है पूछा है। ओखाटस्क जलधारा बिल्कुल हिंद महासागर की नहीं, प्रशांत महासागर की ठंडी जल धारा है। कौन सी? ओखाटस्क और क्यूराइल दोनों ही ठंडी जलधारा हैं प्रशांत महासागर की। बाकी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा मोजाम्बिक हो गई। ठीक है, उसी के साथ में मोजाम्बिक तो गर्म हो जाएगी, ऑस्ट्रेलियन धारा जो है वो ठंडी जलधारा है। सोमालिया की धारा भी कौन सी होगी? गर्म जलधारा होगी, हिंद महासागर में बहने वाली। तो गर्म और ठंडी का भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है और यहाँ सत्य पूछा है। ठीक है, भारत की तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, ये भी सही है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है आपको, सारे ही सही हैं। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की जलवायु का विस्तार है? तो सबसे ज्यादा अभी पढ़ा था हमने AW प्रकार की जो विस्तार है वो कहाँ पर है? कोपेन की जलवायु सबसे ज्यादा प्रायद्वीपीय भारत में इसका विस्तार पाया जाता है, AW प्रकार की। एक ग्लास फैक्ट्री का कल क्वेश्चन था, है ना। अगला है रेल कोच फैक्ट्री संयंत्र दिए गए हैं और एक तरफ दिए गए हैं उनके स्टार। तो रेल कोच फैक्ट्री कपूराथल कहाँ पड़ता है? पंजाब में। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? कपूराथल में। व्हील और एक्सल संयंत्र ये बेंगलुरु कर्नाटका में पड़ता है, बेंगलुरु में। डीजल लोकोमोटिव वर्क जो है वो यूपी में पड़ता है आपका, वाराणसी यूपी में। वहीं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है आपके तमिलनाडु में, पेलाम्बूर तमिलनाडु में पड़ता है। तो आप इसको मैच कर लीजिएगा, कौन सा हो जाएगा? 3, 1, 2 और 4। 3, 1, 3 इसमें है, इसमें 1 इसमें है, इसमें है 2, तो ये सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय आय के बराबर है? ठीक है, तो राष्ट्रीय आय के बराबर क्या होगा? NNP-FC फैक्टर कॉस्ट जो है वो राष्ट्रीय आय के बराबर होगा। इकोनॉमिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कल। देखिए जो SST का पेपर था ना उसमें
ज्यादातर क्वेश्चन किसके थे, सोशियोलॉजी के थे, ठीक है। उसी के साथ में इको के क्वेश्चन बहुत सारे थे, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बहुत सारे थे। समावेशी संवर्धी की विशेषता के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन की हमको जांच करनी है, कौन सा कथन जो है वो सही है, ठीक है। समावेशी संवर्धी अर्थव्यवस्था आर्थिक असमानता को कम करती है, बिल्कुल करती है। ये अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों में संतुलन स्थापित आर्थिक संवर्धी को सुनिश्चित करती है। समावेशी संवर्धी क्षेत्रीय आर्थिक असमानता में वृद्धि करती है, तो ये गलत हो जाएगा। समावेशी संवर्धी अर्थव्यवस्था आर्थिक असमानता को कम करती है, ठीक है। उसी के साथ में ये क्षेत्रीय आर्थिक असमानता में भी क्या करती है, कमी लाती है, ना कि वृद्धि करती है। तो 1 और 2 सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन। 2015 में नीति आयोग द्वारा गरीबी गणना का आधार भारत की किस गरीबी को स्वीकार किया गया है, तो ये गरीबी कौन सी गरीबी थी, निरपेक्ष गरीबी को यहाँ स्वीकार किया गया है। व्यक्तिगत आय पर्सनल इनकम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और क्या करना है, सही कथन की हमको जांच करनी है। व्यक्तिगत आय वर्तमान हस्तांतरण आय शामिल नहीं होती, बिल्कुल होती है। ये गृह इकाई हाउस होल्ड द्वारा प्राप्त सभी प्रकार के आय का योगफल है, बिल्कुल। तो 2 ऑप्शन सही है, पहला वाला यहाँ गलत हो जाएगा। कौन सा वर्गीकरण ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था, कौन सा था, तो ये था NREP, उसी के साथ में NRP हो गया, और ये IRDP और TRYSEM, ये सारे ही जो है वो ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने के कार्यक्रम थे, ठीक है। तो ये आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। देखिए TRYSEM जो है ग्रामीण युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण के लिए था। IRDP जो है वो किसके लिए, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए था, ठीक है। और आपका क्या बचता है, IRDP और NRP। तो NREP ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम, ठीक है, ये 1980 में आया था। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं हैं, विदेश नीति की विशेषताएं पूछी हैं, कल पूछा था, कौन सा, गुट निरपेक्षता से संबंधित क्वेश्चन था, है ना। तो विदेश नीति से संबंधित है कि और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में आस्था रखता है, साम्राज्यवाद व प्रजातंत्र का विभेद का विरोध करता है, गुटनिरपेक्ष नीति होती है, निशस्त्रीकरण का समर्थन होता है। तो सारी चीजें जो है वो विदेश नीति की विशेषताएं हैं। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की स्थापना हुई थी, कब हुई थी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की स्थापना, तो ये होती है आपकी 1974 में न्यूक्लियर ग्रुप की इसकी स्थापना होती है। निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल हैं, कौन कौन से दल हैं जो कि राष्ट्रीय दल हैं, तो ये हैं आपके बहुजन समाज पार्टी, उसी के साथ में राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ये दोनों पार्टी जो हैं वो कैसी हैं, राष्ट्रीय दल हैं, A और B सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का हमको चयन करना है। सूची 1 को 2 से मिलान करना है, कौन सा कहाँ से लिया गया है, ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसमें देखिए मूल अधिकार सभी को पता है कहाँ से, अमेरिका से लिए गए हैं। नीति निर्देशक पता तो आयरलैंड से लिए गए हैं। आपात उपबंध जर्मनी से, और मूल कर्तव्य रूस से, सभी को पता है। तो इसका मिलान आप कर लीजिएगा। मिलान इसका क्या हो जाएगा, 2, 3, 1 और 4, 2, 3, 1 और 4, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित भारत के शासन के विभिन्न स्तरों और उनके कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र के जोड़े दिए गए हैं। इसमें कौन सा जोड़ा जो है वो असंगत है पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें राज्य सरकार राज्य सूची का विषय है, ठीक है, और स्थानीय सरकार अवशिष्ट सूची का, तो स्थानीय सरकार अवशिष्ट सूची का नहीं हो जाएगा। राज्य सूची के विषय में टोटल मैं एक बार बता दूं, राज्य सूची के विषय में 47 विषय आते हैं, वर्तमान में 61 हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपकी ये कौन कौन सी चीजें आ जाएगी, सूची में जो कानून कौन राज्य बनाता है, तो स्थानीय राज्य सरकार राज्य सूची का, स्थानीय सरकार जो है वो संवर्ती सूची का विषय होगा, ना कि अवशिष्ट का। केंद्र राज्य संवर्ती का, केंद्र संघीय सूची का, ये सारे सही हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को मूल कर्तव्य का उल्लेख है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 कै में जो है वो, और भाग अगर देखें तो भाग 4 कै में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। मूल कर्तव्य हमारे संविधान में, मूल संविधान में नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए। अनुच्छेद 51 कै और भाग 4 कै में कौन सी समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर।
शीत युद्ध में गठबंधन विश्व में अच्छे प्रभाव नहीं लाए, नेहरू जी ने कहा। तो देखिए ये किसके बारे में कहा? सैनिक गठबंधन के बारे में नेहरू जी की धारणा थी कि शीत युद्ध में सैनिक गठबंधन विश्व में अच्छे प्रभाव नहीं लाए। अगला है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अंतरराष्ट्रीय भ्रम का मजिया आंदोलन किसने कहा था? तो ये कहा था किसके द्वारा? कर्नल गद्दाफी के द्वारा ये कहा गया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 8वां सम्मेलन था जो कि कहाँ पर? जिम्बाब्वे में था, और इसमें कर्नल गद्दाफी ने अंतरराष्ट्रीय भ्रम का मजाक आंदोलन कहा था इसको। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन से कार्यकाल के लिए भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं बना था? तो ये नहीं बना था 1986-87 में जो था उसमें भारत जो है वो इसका अस्थायी सदस्य नहीं बना था। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग सुरक्षा परिषद है और इसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो भारत 8 बार इसमें भारत अब तक सुरक्षा परिषद में 8 बार अस्थायी रूप से सदस्य निर्वाचित हुआ है। कितनी बार? 8 बार। ठीक है। 2021-22 में भी नहीं बना। अच्छा, इन सभी में बना है, 86-87 में नहीं बना था। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य नहीं है? तो विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य बाजार पहुंच, उचित प्रतियोगिता, भेदभाव रहित व्यापार, मूल्य नियंत्रण जो है विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य नहीं है। भारतीय संविधान के निर्माण में भीमराव अंबेडकर के योगदान के संदर्भ में हमको विचार करना है। भीमराव अंबेडकर जी ने हमें भारतीय संविधान में क्या क्या प्रदान किया? तो इनके अनुसार 32 अनुच्छेद जो है उसका उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी, संवैधानिक उपचारों का व्यवस्था। बिल्कुल, भारतीय संविधान की स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्याय जैसे आदर्श इन्हीं में स्थापित किए गए हैं। बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य योगदान होने के कारण संविधान का जनक कहा जाता है। बिल्कुल, भीमराव अंबेडकर जी भारत के संविधान के जनक कहलाते हैं। तो तीनों सही हो जाएंगे यहाँ पे। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करेगा, लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। 75 का में क्वेश्चन पूछा क्या है? गलत पूछा है यार। ठीक है। तो मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, उसी के साथ में नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा ना, और फिर जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। 75A में ऐसा प्रावधान दिया गया है। और उसमें जो 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, इसका प्रयोग जो है वो प्रधानमंत्री करेगा। 74 में कहा गया कि राष्ट्रपति की सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री कहेगा। तो देखिए, मेरे जैसे ऐसे नहीं करना, हड़बड़ाहट में अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर करना है। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं, संघ की कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होगी। तो ये गलत हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदस्य हो। बिल्कुल आवश्यक नहीं, लेकिन उसको 6 महीने के भीतर जो है वो सदस्यता लेना अनिवार्य है। ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है वो गलत उत्तर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु एक व्यक्ति के बारे में सही उत्तर का हमको चयन करना है। भारत का बिल्कुल नागरिक होना चाहिए। ठीक है। उसी के साथ में लोकसभा के सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए। A, B, C और D 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। बिल्कुल, देखिए इसमें लोकसभा का जो है वो सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो, राज्यसभा का नहीं होगा। तो A, B और C जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित था? तो 1919 और 1935 अधिनियम से संबंधित भी कल क्वेश्चन था। तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का ही क्वेश्चन था। बिल्कुल, कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के बारे में कौन सा जो है कथन उनके बारे में गलत है। ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 क्या कहलाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहलाता है। और ये कब लागू हुआ था? 1921 में। इस अधिनियम में पहली बार जो है उत्तरदायी शासन का प्रयोग हुआ था, और मॉन्टेग्यू भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय। ये क्वेश्चन कल आया था।
निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक विचारक ने विश्व सरकार के विचार का विरोध करते हुए वैश्विक स्तर पर 20 से 25 क्षेत्रीय महासंघ बनाने का विचार प्रस्तुत किया? तो ये प्रस्तुत किया गया था रजनी कोठारी के द्वारा। ठीक है, अगला है बीकानेर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव में मिस्टर बीकाना का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीतने वाले कौन? योगेश सेवंग, जिन्होंने 2025 में बीकानेर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव में खिताब जीता बीकाना का। हाल ही में प्रस्तावित एक रिपोर्ट के अनुसार पार्वती कालीसिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के कारण किस टाइगर परियोजना के जलमग्न होने का खतरा है? तो ये कौन सी हो जाएगी आपके? रणथंभौर टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है राजस्थान युवा नीति 2025 के संबंध में असत्य कथन को हमको छांटना है। युवा नीति 2025 के बारे में, राजस्थान युवा नीति 2025 के जरिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यमिता, बुनियादी अधिकारों तथा युवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना सही है। युवा नीति 2010 का स्थान लेगी, ऐसा नहीं है। ये युवा नीति जो है वो 2010 का स्थान लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये युवा नीति 10 का नहीं, किसका लेगी? 2013 का स्थान लेगी। ठीक है, तो ये वाला जो है आपके सामने गलत हो जाएगा। आगे है भीलवाड़ा महोत्सव के संबंध में सही कथन को हमको छांटना है, विचार करना है और क्या करना है? सही कौन सा है, गलत कौन सा, ये हमको बताना है। भीलवाड़ा महोत्सव 2025 का आगाज 7 फरवरी को भव्य शोभा यात्रा से किया गया। बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भीलवाड़ा इस महोत्सव की थीम अटूट धागे संस्कृति रखी गई थी। बिल्कुल इस महोत्सव की थीम यही रखी गई थी, अटूट धागे संस्कृति। तो दोनों ही जो है वो क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली एंजिला स्वामी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो एंजिला स्वामी राजस्थान के बीकानेर जिले से संबंधित है, जिन्होंने मिसेस यूनिवर्स का खिताब जीता था। थाईलैंड की राजधानी पटाया में यह आयोजित हुआ था और इसमें इन्होंने जो है वो खिताब जीता। अगला है छठे पंचतत्व राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया? आपके जयपुर में किया गया था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में शिक्षा विभाग के द्वारा सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की किस पद को डाइंग कैडर घोषित किया गया? तो ये क्या गया? उप प्राचार्य पद को डाइंग कैडर घोषित किया गया। किस उत्पाद को हाल ही में राजस्थान में 17वें जीआई टैग के रूप में मान्यता दी गई है? तो किसे दी गई है? ये दी गई है किसको? सारंगी को जो है वो 17वें जीआई टैग के रूप में जो है वो घोषित किया गया है। राजस्थान के टोटल 16 उत्पादों को जीआई टैग में शामिल किया गया है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और वस्तुएं अगर पूछे तो वस्तुएं आपकी 22 हो जाएंगी, 16 उत्पाद हो जाएंगे और 5 कलाएं हो जाएंगी, तो अलग अलग हैं। 16 उत्पाद, 22 वस्तुएं और 5 कलाएं जीआई टैग में शामिल हैं। अगला है 12 दिसंबर 2025 को कहां पर रन फॉर विकसित राजस्थान 2024 का आयोजन किया गया? तो ये कहां पर किया गया? जयपुर में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह प्रविधि जिसके द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीके, विचार, भावनाओं आदि का अवलोकन किया जा सकता है, क्या कहलाता है? तो ये व्यक्तिगत अध्ययन कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? याद करने का पता लगाना। कौन से उच्च बुद्धि का संकेत है? एक बुद्धि लब्धि 105 अंक प्राप्त करता हो, उच्च श्रेणी प्राप्तांक प्राप्त करना, या फिर समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना। बिल्कुल यही क्या हो जाएगा? उच्च बुद्धि का संकेत हो जाएगा। एच शेल्डन ने सभी मनुष्यों के शारीरिक आयामों को गोलाकार, मध्यकाय, लंबकाय श्रेणी में विभक्त किया। व्यक्तित्व का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो ये प्रारूप सिद्धांत कहलाता है। टोरेंस के सृजनात्मकता मापन के परिणामों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? तो ये कौन सा कार्य हो जाएगा? सामान्य वस्तु का असामान्य उपयोग, पूछो और अनुमान लगाओ, चित्र निर्माण या लंबी कविता को याद करना जो है वो सृजनात्मक मापन के अंतर्गत नहीं आएगा टोरेंस के अनुसार। कैटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है। किस तरीके का है? कैटल ने जो बुद्धि परीक्षण किया वो अशाब्दिक परीक्षण हो जाएगा आपके कैटल को। आरबी कैटल ने 1920 में संस्कृति मुक्त परीक्षण दिया था। अगला है धीमी गति से सीखने वाले बालकों के निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है? तो धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण जो है वो उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है?
ठीक है। तो विकास आनुवंशिकी का परिणाम होता है, विकास का एक संचयी यानी कम्युलेटिव प्रक्रिया होती है। तो ये जो है वो आपके सामने क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, विकास एक संचयी प्रक्रिया है, बाकी ये सारी ही चीजें जो है वो क्या हो जाएंगी, गलत है। ठीक है, किसके बारे में, एक बालक का व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है कि विकास एक प्रकार की संचयी प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा के विद्यार्थी समूह में एक परियोजना पर मिलकर कार्य करते हैं, ये एक किस प्रकार का उदाहरण है। तो ये उदाहरण है आपके किसका, सामाजिक निर्मित मात का उदाहरण है। ऐसे क्वेश्चन कल पेपर में पूछे गए थे। बुद्धि के त्रितंत्रीय ट्रायआमिक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण सृजनशील और व्यवहारिक रूप के अंतर्गत आती है। बुद्धि के सिद्धांत का विकास किया किसके द्वारा। तो बुद्धि के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कौन थे, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग जो है वो बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के स्कूल दिए गए हैं और एक मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था। व्यवहारवाद जो है वो CL हल के द्वारा दिया गया था। गेस्टाल्टवाद में कौन आते हैं, गेस्टाल्टवाद में मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोफ्ता, ये सभी आते हैं, तो वर्दिमर इसमें दिया गया है। निर्मितवाद लेव वाइत्सकी। तो अगर हम देखें तो ये आपके सामने हो जाएगा B, C, A और D, तो ऑप्शन नंबर A में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बालकों के आत्म प्रत्यय विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, तो बिना शर्त के स्वीकार्यता और प्रेम को संप्रेषित करना, बालकों के निर्णय लेने की जो स्वतंत्रता वो देना, व्यवहार के लिए स्पष्ट संदर्भित पथ स्थापित करना या समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना, ऐसा ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D जो है वो गलत उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, समान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं, ये प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित हैं। तो देखिए, ये अभिप्रेरक जो है आपके कौन सी सामाजिक श्रेणी से संबंधित आती हैं। सामाजिक श्रेणी में वे प्रेरक आते हैं जो सामाजिक आदर्शों, स्थितियों, संबंधों, इन कारणों से उत्पन्न होते हैं और व्यक्ति के व्यवहार को ये जो है वो प्रभावित करते हैं, जैसे कि सम्मान हो गई, आत्म प्रदर्शन हो गया, आत्म सुरक्षा हो गई, प्रतिष्ठा हो गई, जिज्ञासा हो गई। तो ये सारी चीजें सामाजिक के अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया बांडुरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। तो बांडुरा ने सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था और उन्होंने अवधान, धारण करना, पुनः उत्पादन क्रियाएं और अभिप्रेरणाएं, ये 4 बताए थे। तो इसमें पूछा गया कौन सा नहीं था, तो अनुभवात्मक उन्होंने नहीं बताया था, तो C ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते हैं, प्राय अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं, समायोजन की यह यांत्रिकी क्या कहलाती है। तो देखिए, बालक अपने अध्यापक का जो है वो उसमें कमी ढूंढते हैं, और अपने दोष वो कमी के लिए दूसरे व्यक्ति पर डाल देते हैं, उसको जिम्मेदार ठहरा देते हैं। जैसे ये कहावत है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो बालक जो है वो विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करता, तो वो अध्यापकों की आलोचना करना स्टार्ट कर देता है, तो ये प्रक्षेपण कहलाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक के प्रौढ़ के संवेगों के बारे में सही नहीं है। बालक और प्रौढ़ के बारे में पूछा है। बालक प्रौढ़ से अधिक स्वैच्छिक रूप से संवेगों को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल, प्रौढ़ के संवेग बालक की तुलना में तुरंत जल्दी परिवर्तित, ऐसा नहीं है प्रौढ़ वो मैच्योर हो चुका है तो उसके संवेग इतनी जल्दी प्रदर्शित नहीं होंगे जितने बालक के, तो ये वाला जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है। देखिए, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप पढ़ करके आंसर कर सकते हैं, उनमें आपको मतलब इतना सारा नॉलेज की जरूरत नहीं है, वो आपके समझ पे बेस होते हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं। अगला है हमारा कि कौन सी अवस्था है शारीरिक विकास की दर में सबसे धीमी जो है वो होगी। तो बाल्यावस्था सबसे धीमी शारीरिक विकास की दर होती है। लगभग आपके अगर देखें तो कौन सी उसमें हो जाएगी, इसमें बालक की ऊंचाई लगभग 2 से 3 इंच जो है वार्षिक वृद्धि दर होती है, और 11 साल की लड़की की अगर देखें तो 58 इंच, और इसी लड़के की उम्र 57.5 इंच के लगभग होती है। तो बालकों की जो इस समय वो है किसमें शारीरिक विकास की दर धीमी, बाल्यावस्था में होगी। अगला है, एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ क्या है। तो क्या हो जाएगा, शैक्षिक
कि सबसे जरूरी क्या है, विश्व के बारे में गलत संप्रत्यों सुधारना नहीं, विज्ञान के नियम का कक्षा में प्रयोग करना नहीं, विद्यालय की समस्या को प्रभावित तरीके से समाधान या विद्यार्थियों को समझना। बिल्कुल, बालकों को समझना ही तो अध्यापक का कार्य है। और ये क्वेश्चन एज इट इज कल के पेपर में था। रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्र कथा की पुस्तक पढ़ रहा है, क्योंकि ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। तो ये सर्वोत्तम उदाहरण किसका माना जाएगा? ये माना जाएगा केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का। आंतरिक अभिप्रेरणा, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को स्वयं अपनी खुशी से, रुचि से करता है तो उसे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है। उसमें उसको पुरस्कार, धमकी वगैरह जो है वो इनकी वजह जो इसमें नहीं होती है, तो ये काम करने की इच्छा होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा। और ये ही क्वेश्चन आंतरिक अभिप्रेरणा का कल था कि एक लड़की होती है, वो कबड्डी खेलती है, उसको पाँव में चोट लग जाती है, फिर भी वो खेलती है और वो अंत में जीत जाती है। तो एक किस प्रकार की जो है उसको किस प्रकार का उदाहरण था? तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा का ही उदाहरण है। सेल्फ मोटिवेशन, अंदर से उसको अपनी जो मोटिवेशन मिलेगा। जैसे कि आप मोटिवेट नहीं होंगे तो आप पढ़ेंगे कैसे, है ना? तो मोटिवेशन जरूरी है। कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति आपको पता होनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान है, अनुप्रयुक्त विज्ञान है, विकासशील विज्ञान है, व्यवहार परक विज्ञान है, धनात्मक विज्ञान है। कौन सी इसमें नहीं है? तो मानकीय विज्ञान नहीं है, सामाजिक है, धनात्मक, व्यवहार परक है। प्रकृति इतनी है आपको याद रखनी है। अगला है विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम का धनात्मक सरलीकरण सुसाध्य। उदाहरण के तौर पर योग द्वारा गुणा में सहायता करना। किस प्रकार का अधिगम का स्थानांतरण क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा अनुक्रमिक स्थानांतरण आपका कहलाएगा। ये अनुक्रमिक स्थानांतरण, जब किसी प्राथमिक अवधारणा को सीखने के बाद उससे संबंधित अगली जो अवधारणा सीख रहे हैं वो सहज रूप से क्या हो, प्रभावी हो जाती है। तो ये इस प्रकार का जो स्थानांतरण है वो अनुक्रमिक स्थानांतरण हो जाएगा आपके, ठीक है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण 100 प्रश्न हो गए। 100 प्रश्न ही पेपर में आएंगे। बाकी आज का पेपर मेरे पास अभी आया नहीं, आएगा तो मैं उसको भी आपको जरूर बताऊंगी कल वाले वीडियो में कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी आज का जो वीडियो कर रहा है एज इट इज सेम ऐसा ही क्वेश्चन, आगे पीछे घूम घाम के ऐसा ही क्वेश्चन पेपर जो है वो 7 सितंबर का आपके सामने आया था। मेरे पास पेपर है इसलिए मैंने देखा उसको अच्छे से। तो प्लीज प्लीज वीडियो को आपने आई होप एंड तक जरूर देखा हो। और आपको कल के लिए ऑल द बेस्ट। पेपर बहुत अच्छा करना है, नेगेटिव मार्किंग करने से बचना है। अगर आपको लगता है कि पेपर टफ है तो प्लीज क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करिए, लेकिन सही उत्तरों को ही आप करके आइए। गलत का चांस बिल्कुल भी नहीं लेना है। हार्ड होगा तो सभी को पता है मेरिट बहुत कम जाएगी। तो प्लीज प्लीज आप बहुत अच्छा पेपर करके आइएगा। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।